हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में जो फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो नए टैक्स रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये काफ़ी रिड्यूस्ड लेवल पे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी एग्जिस्टिंग है। ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सबके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका एक डिटेल एनालिसिस कि ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, किन किन के लिए नहीं रहेंगे। इसको इस सेक्शन में ऑप्ट करने के लिए क्या कंडीशंस हैं और हमारे जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं वो क्या हैं और न्यू रेट जो है इस सेक्शन 115 BAC में क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स हैं वो बिलो द एज ऑफ 60 इयर्स के जो लोग हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं उनके लिए अप टू 2.5 lakhs तक नील टैक्स रेट है। 2.5 to 5 lakhs तक दे हैव टू पे 5% ऑफ टैक्स रेट एंड 5 lakh to 10 lakh 20% एंड अबव 10 lakhs दैट इज 30%। तो सरचार्ज जो है दैट ये फाइनेंस एक्ट 2020 में सरचार्ज रेट अमेंड कर दिए गए हैं। इनको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है हायर लेवल ऑफ इनकम ग्रुप के लोगों के लिए। सरचार्ज वो होता है जो आपको टैक्स के ऊपर एक एडिशनल टैक्स देना होता है। आपका जो टैक्स है वो 5 लाख का बनता है तो उसके ऊपर आपको 10% एडिशनल टैक्स देना है, मीन्स 5,50,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%। तो ये देखिए ये किन लोगों के लिए है। सरचार्ज में जो चेंजेस आई हैं वो क्या है। जिन लोगों की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है उनके लिए सरचार्ज है 10% ऑफ टैक्स अमाउंट। मतलब जो उनका ऊपर वाले स्लैब रेट्स के हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर एडिशनल जो टैक्स उनको देना है दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। और वो 50 लाख से अगर आपकी इनकम 1 करोड़ के बीच में है देन यू हैव टू पे 10% ऑफ द टैक्स एज अ सरचार्ज। अगर इनकम 1 करोड़ टू 2 करोड़ है देन इट इज 15% एंड 2 करोड़ टू 5 करोड़ देन इट इज 25% एंड 2 करोड़ टू 5 करोड़ देन इट इज 37%। ये जो 25 एंड 37% है ये इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये दोनों नहीं थे, ये दोनों रेट्स नहीं थे, बट ये हायर लेवल की जो हायर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए सरचार्ज रेट इंक्रीज कर दिया गया है। ऐसे ही जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 3 लाख तक पहले कोई टैक्स नहीं देना होता था, अभी भी नहीं देना है उनको। एंड 3 to 5 उनके लिए जो रेट था दैट इज 5%, वो बाकी रेट सेम है। 5 lakhs to 10 lakh इट इज 20% एंड अबव 10 lakhs की इनकम है तो 30% टैक्स रेट था। सरचार्ज रेट सेम रहेगा। बट इसमें एक 87A का एक रिलीफ दिया गया है उन लोगों को जिनकी इनकम 5 लाख तक है, मीन्स जिनकी इनकम 5,01,000 नहीं है, जिनकी इनकम सिर्फ 5 लाख तक ही थी उनको 5% भी टैक्स नहीं देना है। दे कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। तो उसमें उनको 12,500 तक का जो उनका टैक्स रेट बनता है उसमें उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो उनका जो 5 लाख तक का जो टैक्स लायबिलिटी रहेगा वो निल हो जाएगा। तो अगर किसी का इनकम 5,01,000 भी है तो उनको 87A का रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको यही जो स्लैब रेट्स दिए गए हैं इनके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हमारे हैं ओल्ड स्लैब रेट्स। ऐसा नहीं है कि इन स्लैब रेट्स को खत्म कर दिया गया है, दिस इज ऑल्सो इन ऑपरेशन। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि दे वांट टू गो फॉर द ओल्ड स्लैब रेट्स और द न्यू स्लैब रेट्स। जो हमारे न्यू स्लैब रेट्स हैं वो आप देख सकते हैं इस स्लैब में कि वो जो रेट्स हैं आपको 10 लाख से ऊपर पहले 30% का टैक्स देना होता था, बट जो न्यू रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं 115 BAC में, इसमें आपको 15 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर 30% देना है एंड जो स्लैब रेट है 2.5 लाख के हिसाब से 5% वो अमेंड कर दिया गया है। तो देखिए एक नज़र मारते हैं इस पर कि 2.5 लाख तक आपका जो टैक्स है नील है। 2.5 to 5 इट इज़ 5%, 5 to 7.5% इट इज़ 10%, 7.5 to 10 इट इज़ 15%, 10 lakhs to 12.5% इट इज़ 20% एंड 12.5 to 15 इट इज़ 25%। जो सरचार्ज रेट रहेगा वो इस केस में भी सेम रहेगा। तो इसको तो देख के लगता है कि यस इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑप्ट फॉर द सेक्शन 15 BAC क्योंकि इसमें टैक्स रेट्स कम है, बट ऐसा नहीं है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं 15 BAC में जाने के लिए। तो अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर पाएंगे और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जो ओल्ड टैक्स रेजिम था, तो जैसे कि आपको पता है कि हमें काफ़ी सारी एग्जम्पशंस मिलती हैं, डिडक्शंस मिलती हैं। आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं या ATC की आपको डिडक्शन मिलती हैं या हाउस का जो आप हाउसिंग लोन पे आप जो इंटरेस्ट देते हैं
आपका अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, या आप सैलरीड क्लास है तो आपको 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो कुछ डिडक्शंस जो हैं वो आपको 15 बीएसी में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन का बेनिफिट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अभी किस लेवल तक की डिडक्शंस ले रहे हैं। अगर तो आपकी डिडक्शंस कम हैं, अगर आपकी कोई भी डिडक्शंस नहीं है, आपको मेन होली सोली सैलरी एज इन ग्रॉस दी जाती है, तो उसमें आपका कोई एचआरए नहीं है, या आपको कोई और डिडक्शंस नहीं है, या आपको कोई एटीसी भी आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। इसका हम डिटेल एनालिसिस अगली स्लाइड्स में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि 15 बीएससी में जाने की कंडीशंस क्या हैं। देखिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर कोई है, अगर उनका बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, वो लोग इस स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। दैट टू एवरी ईयर दे कैन ऑप्ट इन दिस स्कीम एंड नेक्स्ट ईयर दे कैन ऑप्ट फॉर द ओल्ड स्कीम ऑल्सो। हर साल वो स्कीम चेंज कर सकते हैं अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर तो आपकी बिजनेस इनकम है, देन you can opt this scheme once only and only once you can go back to old scheme। अगर तो आप मान लीजिए इस साल इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं, तो फर्दर ईयर्स के लिए आपके लिए ये नई स्कीम ही एप्लीकेबल होगी अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो इसमें एक रिलीफ दिया गया है कि अगर आपको इस स्कीम में ऑप्ट करने के बाद लगे कि नहीं आपके लिए ओल्ड स्कीम ही बेटर थी, देन ओनली वंस यू कैन गो बैक टू ओल्ड स्कीम एंड उसके बाद फिर आप इस नई स्कीम में आप नहीं ऑप्ट कर पाएंगे। तो बिजनेस क्लास लोगों के लिए इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट अगर आपकी सैलरीड इनकम है या अदर सोर्स से इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की या कैपिटल गेन्स का इनकम है, देन एवरी ईयर यू कैन चेंज द स्कीम फ्रॉम ओल्ड स्कीम टू ओल्ड न्यू स्कीम एंड न्यू स्कीम टू ओल्ड स्कीम। तो ये जो न्यू स्लैब रेट्स हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल हैं, और ये इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए हैं। ये फर्म्स पे या किसी और के लिए ये रेट्स नहीं हैं। तो इसमें जो एक अगला कंडीशन है कि इसमें आपको कुछ एग्जम्पशन एंड डिडक्शन फोरगो करनी पड़ेंगी, वो जो लिस्ट आउट की हैं इन्होंने इस सेक्शन में, वो हम आगे देखेंगे। द थर्ड इज द स्लैब रेट इज द सेम। ये इसमें जो स्लैब रेट आपने देखा होगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में हमारे पास सीनियर सिटीजन के लिए अलग स्लैब रेट था, मीन्स उनको 50,000 का एग्जम्पशन था, एंड सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था। तो below 60 lakh 60 to 80 lakh below 60 years and 60 to 80 years and above 80 years के लिए स्लैब रेट्स थे, बट नई स्कीम में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है। तो कोई भी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन है, सबके लिए सेम रेट ही एप्लीकेबल होगा अगर वो इस स्कीम में जाते हैं। तो इस स्कीम का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो टैक्सेशन हमारा है दैट इज़ वेरी कम्बरसम, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिडक्शंस हैं, बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, आपको उनकी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, एंड यू हैव टू डू कीप द डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑल्सो। तो उस सबको रिड्यूस करने के लिए ये एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप होली सोली सैलरी के ऊपर या होली सोली जो आपकी इनकम है उस पर आप कोई डिडक्शंस मत लीजिए, एंड आप ये जो सिंपल टैक्स रेट्स हैं इनके ऊपर जितनी आपकी इनकम है इतना इतना आप हमें टैक्स दे दीजिए। तो ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। तो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर्स जिनकी जो डिडक्शंस हैं या एग्जम्पशन है वो बहुत कम रहती हैं, ये उन लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, बट सबके लिए ये जो नए टैक्स रेट्स हैं वो बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुछ एग्जम्पशन या डिडक्शन जो आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आपको ये सेक्शन ऑप्ट करना है। तो इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है और दूसरा आपकी बिजनेस इनकम है। मींस बिजनेस इनकम नहीं है मींस आप सैलरीड क्लास हैं और आपकी या कोई भी बाकी किसी और सोर्स से इनकम है, बट बिजनेस से आपका इनकम नहीं है। तो देखिए इस केस में आपको कौन कौन सी डिडक्शंस हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, वो आपको नहीं मिलेंगी। लाइक अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, या आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता था अंडर सेक्शन 16, या एंटरटेनमेंट अलाउंस का मिलता था, वो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता था, उसका एग्जम्पशन मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। एचआरए का एग्जम्पशन मिलता था। देखिए एचआरए का एग्जम्पशन बहुत हैवी रहता है काफ़ी केसेस में। अगर आप हाई लेवल इनकम ग्रुप में आते हैं तो एचआरए का पोर्शन उस केस में ज़्यादा रहता है, लाइक 5 to 6 लाख या 2 to 3 लाख भी रहता है। इवन आप स्मॉल सिटीज़ में जाएं तो वहाँ पे भी अप टू 1 to 2 लाख के बीच में रहता ही है। तो वो आपको सारी एग्जम्पशन छोड़नी पड़ेगी। कोई भी अलाउंसेस आपको मिलते थे, लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, हेल्पर, यूनिफॉर्म कन्वीनियंस अलाउंस, या हॉस्टल बच्चों के एजुकेशन अलाउंस मिलता था, या बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस मिलता था, दैट यू आल्सो हैव टू फोरगो।
अलाउंसेस टू एमएलए या एमपीज को जो अलाउंसेस मिलती थी वो कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट होती थी। एंड अगर एमपी एमएलए इस ऑप्शन के लिए जाते हैं देन उनके लिए भी उनको भी अपनी जो सारी अलाउंसेस हैं वो उनकी टैक्सेबल हो जाएंगी, वो आपको एग्जाम्पशन उनका नहीं मिलेगा। देन आपके किसी माइनर चाइल्ड की इनकम अगर आप में क्लब होती थी तो आपको 1500 का डिडक्शन मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है एंड दैट हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट अगर आपने दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया है, तो उसका डिडक्शन आपको 24B में मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फैमिली पेंशन के लिए जो आपको मिलता था 5000 पर मंथ का, वो भी नहीं मिलेगा। या आप कोई 80C टू 80U कोई भी डिडक्शंस लेते थे, एनपीएस की डिडक्शन लेते थे, या आपकी जो 80C टू मेडिक्लेम की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, या म्यूचुअल फंड डीएलएस स्कीम में या किसी में भी आप जो इन्वेस्टमेंट करते थे उसका आपको डिडक्शन मिलता था, वो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है, या न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जेजेए सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, या 80LA। सिर्फ ये 3 सेक्शंस छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो था जिन लोगों की बिजनेस इनकम नहीं है उन लोगों के लिए उन लोगों को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, कौन कौन सी डिडक्शंस उनको छोड़नी पड़ेंगी अगर वो इस सेक्शन में आते हैं। तो अगर तो आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको बिजनेस के कुछ खर्चे आपको अलाउ होते थे। लाइक अगर आपने न्यूली कोई प्लान एंड मशीनरी आप परचेज करते थे तो आपको एडिशनल डिडक्शन दिया जाता था सेक्शन 32 में। या आप कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप अपना यूनिट लगाते हैं तो वहाँ के लिए आपको सेक्शन 10AA में उसकी इनकम जो थी एग्जाम्प्ट होती थी कुछ साल के लिए, कुछ भी इनकम होती थी तो वो कुछ साल के लिए एग्जाम्प्ट रहती थी, तो वो एग्जाम्पशंस आपको नहीं मिलेगी। तो सेक्शन आपके जो टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 33AB में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो भी उनको नहीं मिलेगा। कोई उनको अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में कुछ पैसा लगाते थे या आप किसी को डोनेशन करते थे तो उसमें आपको कुछ डिडक्शन एंड वेटेड डिडक्शन भी मिलता था। लाइक आपने 100 रुपीज़ लगाए बट आपको 150 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता था, बीइंग आपका एक्सपेंडिचर माना जाता था, तो वो सब आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आप सेट ऑफ कोई भी आपका जो बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था वो आप अपनी बिजनेस इनकम से एडजस्ट कर सकते थे। नाउ सेट ऑफ एचपी लॉस इज नॉट अलाउड फ्रॉम द अदर हेड्स। आपको हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा वो भी किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकती। ये वाला जो है ये सैलरीड क्लास वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वो किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लाइक आपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था, तो आपका मान लीजिए कि 2 लाख का आपने इंटरेस्ट दिया तो वो तो वहीं पे आ गया कि इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अलाउड ही नहीं है, तो वो तो आपने फोरगो कर दिया। मान लीजिए आपका लेट आउट प्रॉपर्टी था, उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो आपको अलाउड है, बट उसका सेट ऑफ लॉस आपको अलाउड नहीं रहेगा। तो इसमें एक पॉइंट ये आएगा हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो कैरी फॉरवर्ड आप डेप्रिसिएशन जो आपके पिछले सालों की कैरी फॉरवर्ड होती थी वो आप नेक्स्ट ईयर्स में सेट ऑफ कर सकते थे। मींस नेक्स्ट ईयर्स का आपको कोई भी बिजनेस प्रॉफिट होता था उसमें से आप सेट ऑफ कर सकते थे, बट आपको अभी ऐसा कुछ करना अलाउड नहीं होगा। वो यही मानेंगे कि आपकी डेप्रिसिएशन हैज़ ऑलरेडी बीन सेट ऑफ। तो ये जो आपको डिडक्शन सारी छोड़नी पड़ेंगी। तो हम कह सकते हैं कि आपको देखना होगा कि आप अभी आपकी टोटल डिडक्शंस कितनी है। ये जो सारे सेक्शंस हैं इनमें आपकी एग्जिस्टिंग डिडक्शन कितनी है। अगर आपकी ये डिडक्शन हायर अमाउंट की जाती हैं, वो हम आगे एक एनालिसिस में डिस्कस करते हैं, तो आपको ये सेक्शन बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आपकी जितनी डिडक्शन कम है तो उतना तब आपके लिए सेक्शन अमेंडमेंट ये बेटर रहेगा। तो आइए इसका एक डिटेल एनालिसिस चेक करते हैं। देखिए कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है देन आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, बिकॉज यू हैव एन ऑप्शन टू क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। तो हम बात करते हैं कि अगर किसी की इनकम 10 लाख है बिफोर डिडक्शन, तो डिडक्शन क्लेम करने के बाद उसकी जो टोटल डिडक्शंस बनती हैं, अगर तो वो मान लीजिए 50,000 की डिडक्शंस थी उसकी, तो उनका जो टैक्स बनेगा अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम दैट वाज 1,25,100। बट वहीं अगर न्यू टैक्स स्लैब रेट्स में जाते हैं तो उनका जो टैक्स बनेगा दैट इज 75,000। तो इस केस में उनको फायदा रहेगा न्यू टैक्स रेजिम में जाने का। तो इसी तरह अगर उनकी 10 लाख की इनकम है बट उनकी जो टोटल डिडक्शंस है, मान लीजिए कि उनका HRA भी है, HRA है 1.5 लाख का और उन्होंने ATC की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की है और HRA भी उनका 1.5 लाख है,
1.5 या 2 लाख है और उनकी जो टोटल डिडक्शन है 2,50,000 है, तो उनका जो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स बनेगा 62,500 बनेगा। बट न्यू टैक्स रेजिम में उसको ये डिडक्शंस तो मिलेंगी नहीं, इसलिए उनका जो टैक्स रेट है वो 75,000 रहेगा। तो इस हिसाब से अगर उनकी डिडक्शन है 2 लाख या 2 लाख से अबव की गई है, अगर उनकी इनकम 10 लाख है, तो उनके लिए पुराना टैक्स स्लैब ही बेटर रहेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि यही 2,50,000 की डिडक्शन थी, बट उनका जो पैकेज था वो उनका जो सैलरी था वो 20 लाख था, तो उनके लिए जो पुराना टैक्स रेट रहेगा उसके हिसाब से उनका जो टैक्स लायबिलिटी रहेगा 3,37,500 का रहेगा। इसी हिसाब से वो नए टैक्स में भी जाते हैं तो सेम रहेगा, बट इसमें सेम रहेगा, बट अगर उनका 2 लाख का डिडक्शन था तो उनको कुछ फर्क इसमें पड़ेगा, हार्डली 25,000 समथिंग का। तो इसी तरह अगर उनका जो डिडक्शन 2 लाख की थी तो 3.52 का टैक्स लायबिलिटी था, तो 3.37 जो था न्यू टैक्स रेजिम में था। तो डिडक्शन का देखिए अगर लेवल कम है, 2 लाख है, तो उनके लिए जो न्यू टैक्स रेजिम है वो बेटर रहेगा। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी जो डिडक्शंस है अगर तो वो कम अमाउंट की है 2,50,000 या उससे कम की है, देन आपके लिए जो ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर नहीं रहेगा, तब आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम ही बेटर रहेगा। अगर आपकी डिडक्शंस हैं वो 2.5 लाख से ऊपर चली गई हैं, 3 लाख या 3,50,000 या 4 लाख है, मान लीजिए किसी का इनकम पैकेज जो 30 लाख का है और उनको जो हाउसिंग HRA की एग्जाम्पशन है वो ही 3 लाख का मिलता है, 1.5 लाख का उनको ATC का डिडक्शन मिलता है, या उन्होंने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है तो उसके ऊपर उनका जो इंटरेस्ट का बेनिफिट था वो भी वो 2 लाख का क्लेम करते हैं, तो अगर वो उनकी जो टोटल ये डिडक्शंस मिला के 4,50,000 की बैठती हैं, देन उनके उस केस में जो 30 लाख का जिनका पैकेज था उनको 4,50,000 की डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स का जो अमाउंट था दैट इज 5,77,000 आप एंड में देख सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग जो उनका जो न्यू टैक्स रेजिम है उनका जो टैक्स रेट रहेगा, जो टैक्स अमाउंट उनका निकल के आएगा दैट इज 6,37,000। तो इस हिसाब से उनके लिए पुराना जो टैक्स रेजिम है वही बेटर रहेगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम लेवल हाई जाता जाएगा तो आपकी डिडक्शन अगर 3 लाख से भी ऊपर जाती है तभी आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है, न्यू टैक्स रेजिम के लिए आपको नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, एक जो न्यू टैक्स रेजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के रिलेट में था। तो इसमें जो काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन था कि कौन सा जो स्लैब बेटर रहेगा, वेदर हमें न्यू के लिए न्यू सेक्शन के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये हमने उसके ऊपर एक छोटा सा डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।